ये वाला चालू, ये ऑन कर दी, इन लोगों को ठंडा लगेगा। तो कॉनोसाइट्स का फंक्शन, स्ट्रक्चर कैसा होता है ये तो याद आ गया। कॉनोसाइट्स का फंक्शन फूड कैप्चर, बिना देखे हुए याद नहीं आता है ना। इसका मतलब है कि जो पिछले दिनों दो चीज करने के लिए कहे थे, एक इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन अपने आप को जज करना कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, वो चीज आप लोगों में अभी भी मिसिंग है। उस चीज को पूरा कीजिए तब जाके होगा। और उसी में आएगा जब आप क्या गलती कर रहे हैं वो जब आप देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा, ओ आज हमने रिवाइज नहीं किया। सो दिस थिंग्स मस्ट बी इन ए रेगुलर मैनर। जब तक आप रेगुलरली रिवीजन में नहीं रहेंगे दिमाग से बात निकलती चली जाएगी। अब देखिए हम क्या बोले थे, कहां से शुरू करेंगे? नहीं, बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान of the Coelenterata। ये फैन ऑन कर दीजिए। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इन Coelenterata। इसमें होता है क्या, जैसे देखिए स्पॉन्जेस का क्या था, वाटर एंटर करता था और एग्जिट इधर से होता था, यानी एक एंट्री पॉइंट एक एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट अलग अलग है। Coelenterata में कैसा रहता है, ऐसा दिस इज अ सील्ड एरिया, ये है बॉडी वॉल और ये है इसका बॉडी वॉल, ठीक है। ये है बॉडी प्लान ऑफ स्पॉन्जेस, ऑल्टरनेटिवली पॉरीफर्स, और ये है बॉडी प्लान ऑफ निडेरियंस, ऑल्टरनेटिवली आइए Coelenterats। अब देखिए ये कंप्लीटली लॉक्ड एरिया है, इसमें कोई साइड वॉल ओपनिंग नहीं है, इसलिए इसमें क्या होता है, वाटर इधर ही से एंटर करता है, कम्स एंड देन गेट से फ्लो, गेट से डायरेक्शन टू मूव आउट। दिस इज वाटर सर्कुलेशन एंड ये इधर से आया इधर से एग्जिट हुआ, दिस इज वाटर सर्कुलेशन। ये स्पॉन्जेस का वाटर सर्कुलेशन और ये निडेरियंस का वाटर सर्कुलेशन। ऐसा इसलिए एक ही ओपनिंग से ही आ रहा है, एक ही ओपनिंग से निकल रहा है। इस एरिया को हम लोग कहते हैं इसका माउथ, जो आपको बता भी चुके हैं, माउथ इज द कॉमन ओपनिंग इन देयर बॉडी सैक। और ये है इसका ऑस्कुलम वर्किंग एज अ माउथ, और ये एरियाज क्या है, ऑस्टियम। ये है ऑस्टियम, ये भी है ऑस्टियम, प्लूरल अगर कहेंगे ऑस्टिया, है ना। ढेर सारे ऑस्टिया इसके बॉडी वॉल पे है और ऑस्कुलम से वाटर निकल रहा है। इसमें माउथ से ही वाटर एंटर करेगा, माउथ से ही वाटर एग्जिट करेगा।
चूंकि इसके बॉडी वॉल पे परफोरेशन नहीं है ना, कॉमन सिंगल ओपनिंग है और यहाँ पे क्लोज है, ये एंड क्लोज है, ये एंड ओपन है, इसीलिए इसे कहते हैं बॉडी प्लान इक्वल टू ब्लाइंड सैक टाइप। वाई सो, ऐसा क्यों है? बिकॉज द बॉडी has a single opening and the opposite end of the opening is closed, इसीलिए इसका बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक टाइप का है। ठीक है, ये इसका रीजन है। तो इसमें भी वाटर सर्कुलेशन हो रहा है। अब जैसा आप पॉरीफर्स में देखें मेजर एक्टिविटीज के लिए, लाइक द डाइजेशन, न्यूट्रिशन के लिए, है ना, लाइक द रेस्पिरेशन, लाइक द एक्सक्रेशन, है ना, फॉर दिस पर्पसेस दे आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर सर्कुलेशन। ठीक है, और सर्कुलेशन, इसमें तो वाटर ही सर्कुलेट कर रहा है। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज देयर, water circulatory system is there, but the water circulatory system supports many more things: digestion, respiration and excretion. ठीक है, अब इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़िए यहां से, देखिए फिर से यहां वापस आई, जो क्वेश्चन दिए उसको थिंक ऑफ भी करते रहिए और यहां पे भी ध्यान दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपके दिमाग में दूसरी बातें जो घूमती है दैट विल स्टॉप टू हॉवर, है ना, घूमना रुकेगा और उस बात पे फोकस्ड रहिएगा। नाउ सी, दिस इज द बॉडी वॉल, बॉडी वॉल ऑफ द सिलेंटेरेटा। अब इसका ये है आउटर वॉल। देखिए ये सभी बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। पॉरीफेरा के बारे में बोले ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का है, निडेरिया या सिलेंटेरेटा के बारे में बोले ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग को पढ़ने के पीछे एक ही मकसद है कि हम समझ सके और अप्रिशिएट कर सके कि ह्यूमन का जो ये सिस्टम डेवलप किया है किन स्टेजेस से गुजरते हुए यहां तक पहुंचा, है ना। इसलिए तो पहले ऑर्गेनाइज हुआ सेल उस तरीके से, अब ये टिश्यू में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वहां पे आउटर वॉल को हम लोग क्या कहते थे? पिनाकोडर्म कहते थे ना। यहां आउटर वॉल है और इस तरफ देखिए ये इनर वॉल है। आउटर वॉल को कहा जाता है एपिडर्मिस, ठीक है, और इनर वॉल को कहा जाता है गैस्ट्रोडर्मिस। और गैस्ट्रो से रिलेट करते हैं हम लोग स्टमक, यानी एरिया वेयर द प्राइमरी प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस। ये स्टमक ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन गैस्ट्रो इंडिकेट करता है कि ये समथिंग रिलेटेड टू डाइजेस्टिव एक्टिविटी, कुछ ना कुछ इसको डाइजेशन से लेना देना है। तो इस तरीके से यहां आउटर वॉल को एपिडर्मिस, वहां आउटर वॉल को क्या कहते थे? पिनाकोडर्म। यहां इनर वॉल को गैस्ट्रोडर्मिस और वहां इनर वॉल को क्या कहते थे? कोआनोडर्म। रिलेशनशिप हमेशा ध्यान में रखिए। पर कोआनोडर्म का जो फंक्शन है और गैस्ट्रोडर्मिस का जो फंक्शन है
दोनों सिमिलर है. इट वॉज ऑल्सो हेल्पिंग इन डाइजेशन, न्यूट्रिशन में हेल्प करता था, ये भी हेल्प करेगा न्यूट्रिशन में. और वहां पिनाकोडर्म प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करता था, आउटर कवरिंग. यहां भी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हमारे पास भी है, स्किन क्या है, एपिडर्मल टिश्यू है. तो यहां भी एपिडर्मिस इसे प्रोटेक्शन ही दे रहा है. बट दिस एपिडर्मिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट्स that has other kind of composition. Here it is made of animal cells, there it is made of plant cells. So don't confuse between the terms. You have to see for कि ये originate कहां से कर रहा है. अगर एनिमल के टर्म में है, एनिमल से रिलेटेड है, फिर एनिमल सेल्स होंगे. अगर प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट सेल्स होंगे. ठीक है. तो इसे एपिडर्मिस और इसे गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, और इसमें रहते हैं epidermomuscular cells. इन्हें ये नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज दे हैव ए कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड. ठीक है. और जरा सोचिए, अगर ये लेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड नहीं कर पाएगा तो आपको लगता है वाटर को ये ड्रॉ करके पुश आउट कर सकता है? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. इसलिए इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाने लायक सेल्स होने चाहिए. राइट. सो फॉर दैट पर्पस इट हैज some of the cells which are acting as muscular cells. So that is why the name has been given to them as epidermomuscular cells. Alongside they have nerve cells, means neurons. etc. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए इनके बारे में बताया. बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि एनसीईआरटी हमें उतना अलाउ नहीं करता. बहुत सिंपल वे में लेके चला. गैस्ट्रोडर्मिस, इसमें क्या रहेंगे? इपिथेलो नहीं कहे, डाइजेस्टिव सेल्स, जो डाइजेस्ट कर सके फूड मटेरियल्स को. और उसके लिए क्या होगा? फूड मटेरियल को कैप्चर करना होगा, है ना. तो ये फूड कैप्चर भी करते हैं. और क्या होते हैं इसमें? इसमें भी रहते हैं नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स. यहां भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं. तो न्यूरॉन्स यानी सेंसरी सेल्स जो है वो इन्हें इंडिकेट करेंगे, वो इन्हें बताएंगे कि न्यूट्रिएंट्स आए, फूड मटेरियल्स आए, देन दे विल कैप्चर द न्यूट्रिएंट्स, देन दे विल कैप्चर देयर प्रे. शिकार करते हैं ना, तो ये शिकार करेंगे किनका? स्मॉल प्रोटोजोअन्स, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया एटसेट्रा. इन्हें ये कैप्चर करेंगे. तो फूड कैप्चरिंग इज लाइंग विद द सेल लेयर विच इज प्रेजेंट एट द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी. यहां भी देखिए इनर पार्ट ऑफ द बॉडी में क्वानोडर्म था जो कि फैगोसाइटिक सेल्स था. यहां गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स भी उसी तरह से फैगोसाइटोसिस करते हैं ताकि फूड मटेरियल्स कैप्चर कर सके. ठीक है. अब बीच का ये एरिया, वहां याद कीजिए तो वहां पे क्या था? स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स थे, है ना. यहां पे भी मेसोग्लिया रहता है. ये नॉन सेलुलर लेयर है. इसमें सेल्स नहीं होते. जैसे वहां मेसोग्लिया में सेल्स नहीं होते थे, स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स थे, है ना. उसी तरह यहां पे भी गैस्ट्रोडर्मिस और एंडोडर्मिस को, सॉरी एपिडर्मिस को एक साथ होल्ड करके रखने के लिए इसमें कुछ मटेरियल्स रहते हैं, नॉन सेलुलर मटेरियल्स हैं जो बाइंडिंग मटेरियल्स की तरह काम कर रहे हैं. इसलिए इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है मेसोग्लिया. बट इट इज एक्टिंग लाइक दैट ऑफ मेसोडर्म. ठीक है. लेकिन मेसोडर्म सेलुलर होता है, ये नॉन सेलुलर है, इसमें सेल्स एब्सेंट है, इसीलिए इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है. गॉट द आइडिया? अब नोट कर सकते हैं, तब तक इधर मिटाएं.
ये सारा कॉन्सेप्ट और इंफॉर्मेशन आपको फ्रॉग पढ़ते समय बहुत फायदा पहुंचाएगा। फ्रॉग नहीं पढ़ना है, कभी एनसीईआरटी बुक पलट के नहीं देखे? देखिए उसमें यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर होगा प्रोबेबली, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स है, चैप्टर 3 है यूनिट 2 का। हाँ पलट के देखिए जरा। ह्यूमन पढ़ना है तो फ्रॉग भी तो पढ़ना है। 2 एनिमल्स हटा दिया है, एक अर्थवर्म और एक कॉकरोच। ठीक है, अब आगे बढ़िए। वो हो गया? सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ओवर। ठीक है, अब सीरियल नंबर बताइए तो डाइजेस्टिव सिस्टम का कितना था? 9 कैसे हो सकता है? पहला बताए थे जनरल प्रॉपर्टी, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा करते तक F तक था। उसके बाद सेकंड में बताए होंगे हैबिटेट, थर्ड था डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोबेबली, ये नंबर 4 होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, बताइए, हम पढ़े, हमको याद है, आप लोग पढ़े, आप लोग भूल गए? नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें सिस्टम एज सच एब्सेंट होता है, बात नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन रेस्पिरेशन तो होता है, नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? एनर्जी सिंथेसिस का वे होना चाहिए। सो दे एक्सचेंज gases, of course oxygen and carbon dioxide, between the body wall, cells and the water. वाटर और बॉडी वॉल के सेल्स के बीच में डायरेक्टली गैसियस एक्सचेंज होता है। तो जाहिर सा बात है, सेल्स के अंदर चूंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, ऑक्सीजन यूज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगा, यूज हो जा रहा है तो ऑक्सीजन कम होगा। अच्छा ये बता सकते हैं रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन यूज होता है वो जाता कहाँ है? हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन ऑक्सीजन खर्च हो गया, गया कहाँ? सेल में जाने के बाद क्या करता है? कोई कंपाउंड बनाता होगा, क्या बनाता होगा? कुछ कितना आप लोग का शैलो कॉन्सेप्ट है, कितना शैलो कॉन्सेप्ट है, 10th भी ठीक से नहीं पढ़े भाई। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जाने के बाद कहां चला जाएगा? गायब हो जाएगा। कहते नहीं आसमान निकल गया या जमीन। ओ हो, बहुत अच्छा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। ऑक्सीजन का यूज माइटोकॉन्ड्रिया करता है, उसे वाटर में कन्वर्ट करता है। अच्छा तब लगे हाथ ये भी बता दीजिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है? अरे लीफ क्या लेगा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है? कहां से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है? वाटर। सभी एकमत है कि इसमें भी कोई डाउट है? हाँ, तो इस वाटर में से ऑक्सीजन अलग हुआ फोटोसिंथेसिस में, और रेस्पिरेशन में यही ऑक्सीजन वाटर को समर्पित हो गया। सो दिस respiration and photosynthesis are cycling the water between hydrogen oxygen and hydrogen oxide, that is water. याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। So they exchange gases, oxygen and carbon dioxide between the body wall, cells and the water. ठीक है, इस तरीके से इसमें रेस्पिरेटरी प्रोसेस चलता है। Of course they are aerobic because the animal cells are there.
Now, number 4, digestion, respiration, circulatory system. Undoubtedly absent. They have water circulation in the body. The body cavity is called GVC. फुल फॉर्म है गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। और देखिए ये GVC क्यों कहा गया गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी? क्योंकि इसका जो वॉल है, इस कैविटी का जो वॉल है ना, वो वॉल किससे लाइंड है? ऑरिजिनल वॉल का नाम डर्मिस, इसीलिए ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हो गई, राइट। इसी को एक और नाम दिया गया है COELENTERON, सिलेंटेरॉन। गो अहेड, इस तरह मिटा सकते हैं। ये सभी मेजर सिस्टम्स हैं, इसलिए इनके बारे में हमें जानना होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना स्पेशलाइजेशन नहीं है, उन्हें हम लोग स्किप भी करते हैं। नाउ रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें भी कोई डेफिनेट ऑर्गन या स्ट्रक्चर नहीं है एक्सक्रीशन के लिए, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, इसीलिए इसके बारे में हम लोग ब्लंटली कह देते हैं एब्सेंट। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। द excretion is done at the cellular level of body wall। ठीक है, कोई सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, बॉडी वॉल के सेल्स स्वयं ही एक्सक्रीटरी मैटर को पास आउट कर देते हैं। दे pass out the waste into the surrounding water, into the surrounding water। ये पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन, द excretory matter is ammonia, यानी NH3, so they are ammonotelic animals। so they are ammonotelic animals, ये अमोनिया रिलीज करने वाले एनिमल्स हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे आप देखें बॉडी वॉल ऑर्गेनाइज होते समय कि उसमें सेंसरी सेल्स यानी न्यूरॉन्स आ चुके हैं, तो नर्वस सिस्टम का शुरुआत भी हो ही गया है ना। तो नंबर 7 में इसमें
नर्वस सिस्टम की बात करते हैं और ये हम लोग इसमें दे देंगे एज सच द सिस्टम is poorly developed. Primitive neurons are present for sensory functions like to sense food in surrounding. ये पहला इंफॉर्मेशन हुआ। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है इसमें कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं कि नहीं। तो सेंसोरी स्ट्रक्चर जिसमें एक पाया जाता है स्टैटोसिस्ट एंड स्टैटोसिस्ट it works as a structure for sensing equilibrium, यानी एनिमल इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है कि टिल्टेड है, ऑब्लिक है, किस पोस्चर में है, इसके सेंसेशन के लिए इसमें एक सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, उसे स्टैटोसिस्ट कहते हैं। और आप देखेंगे ये स्टैटोसिस्ट बहुत आगे तक के एनिमल फाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी शुरुआत सिलेंटरेट्स से होती है। नाउ नंबर 8 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगेन इसमें एक पोर्शन आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी फॉर्म। इसका बॉडी कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, तो पाइएगा क्या या अंदरूनी हिस्से को नहीं भी अगर बनाए, like this is polyform, this is मेडुसा फॉर्म, ठीक है। ये जो एनिमल्स हैं सिलेंट्रेटा के, ये दो तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। इसके ऊपर पहना देंगे तो ना, हाँ, तो वहां नहीं, वैसा नहीं होता। तो ये वैसे कोरिलेशन अच्छा था। सो दिस इज बॉडी फॉर्म पॉलीफॉर्म एंड दिस बॉडी फॉर्म इज कॉल्ड मेडुसा फॉर्म, ठीक है। यहां इसका जीबीसी है, ठीक है, यहां इसका जीबीसी है, बॉडी नीचे की तरफ यहां पे माउथ है, और एक कैविटी
माउथ से एसोसिएटेड रहता है, इसे मैनोब्रम कहते हैं। फॉर स्टोरिंग कैप्चर्ड फूड, और फिर इसके बॉडी वॉल रहते हैं। इसमें भी है ना, इस साइड में कहीं माउथ है और the same manobrum is also present over there। तो जो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए वो सभी इनमें है, बस अपीयरेंस अलग रहता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी फॉर्म में कहते हैं क्या, द एनिमल्स कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, पॉलिप एंड और मेडुसा। ठीक है, तो बॉडी या तो पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या मेडुसा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म्स हैं इनमें जो कि पॉलिप और मेडुसा दोनों में ऑल्टरनेट करते रहते हैं। कुछ लाइफ फॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल पॉलिप फॉर्म ही एग्जिस्टिंग रहता है। कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म्स मिलेंगे जिसमें मेडुसा फॉर्म ही केवल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि स्पीसीज कौन सा है, उस स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इसका पॉलिप में या मेडुसा में एग्जिस्ट करना डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तक कीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, द एनिमल्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, of class Hydrozoa some exist in polyform only। Some exist in medusa form only। Some exist in medusa and polyp both। The forms। इसके एग्जाम्पल में हाइड्रा, इसके एग्जाम्पल में फाइजालिया, इसके एग्जाम्पल में ओबेलिया। The animals of class Scyphozoa mostly exist in medusa form only। The animals of class Anthozoa mostly exist in
पॉलीफॉर्म ओनली। ठीक है, स्पेशल केस ये है मेडुसा। मेडुसा स्पेशल केस ओबेलिया। It exists in polyp form and medusa form both. This is alternation of generation for them. यहां तक नोट कीजिए। मान लेते हैं ये मेडुसा और पॉलीफॉर्म है ना, हम लोग इसको ओबेलिया के लिए देख रहे हैं। तो पॉलिप जो है ये रिप्रोड्यूस करता है बाय asexual means like budding to produce मेडुसा फॉर्म। यानी पॉलिप फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा में कन्वर्ट होगा और मेडुसा बाय परफॉर्मिंग sexual reproduction forms polyform। इसका एडेप्टेशन है, इसको बेटर एडवांटेज मिलता है इस वजह से। जैसे हम बनाए वैसे थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू मेक योरसेल्फ परफेक्ट। सो सिंपल। एंड दिस इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फॉर द एनिमल्स। लेकिन प्लांट में जो आप लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़े हैं जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में है ना लाइफ क्या कहते हैं ऑल्टरनेट करता है ना, स्पोरोफाइट और गैमेटोफिटिक जनरेशन में ऑल्टरनेट करता है ना। एक बार स्पोरोफाइट बनता है, एक बार गैमेटोफाइट अपने लाइफ टाइम में। कोई भी प्लांट हो ये जरूर करेगा, ये उसका आइडेंटिफाइंग फीचर है। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता कि वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेट में जा रहा है। पूरा एंटायर बॉडी हैप्लॉइड या पूरा एंटायर बॉडी डिप्लॉइड इस स्टेट में रहता है किसी किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। एनिमल में ऐसा नहीं होता। यहां जो इस तरीके से कन्वर्सन है पॉलीफॉर्म और मेडुसा फॉर्म को, है ना, ये आपस में लेकर आ रहा है।
तो इसे हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते जरूर है पर ट्रू सेंस में नहीं। इसलिए प्लांट के ऑल्टरनेशन जनरेशन और एनिमल के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में अंतर रखने के लिए हम लोग इसे कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो यहां ध्यान दीजिए, पहले देख लीजिए उसके बाद लिखिएगा, दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फॉर देम। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुआ। ठीक है, यहां पे जोड़ेंगे टू डिस्टिंग्विश it from plants alternation of generation where they oscillate between diploid 2n and n haploid states. They follow the metamerism. प्लांट का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में ऑसिलेशन, है ना। स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होता है? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड। स्पोरोफिटिक जनरेशन प्लांट का हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? और गैमेटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? हाँ, और गैमेटोफिट फाइट हैप्लॉइड। तो उसमें वो अल्टरनेट करता है। इसमें क्या होता है? इसमें एनिमल्स हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो ये हैप्लॉइडिक स्टेट में ही रहता है पॉलीपर मेडूसा, लेकिन इसमें है क्या? अपीयरेंस चेंज हो रहा है, इसीलिए ट्रूली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाता है मेटामेरिज्म। आएगा ही, ये बहुत हॉट केक है। तो अब दिमाग का बत्ती जल गया होगा, मेंटोस खाने के बराबर का असर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, बात नहीं करना है। रिप्रोडक्शन में आगे इसमें द एनिमल्स आर hermaphrodite, bisexual, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल्स आर hermaphrodite, बाइसेक्सुअल, इसलिए इसके लिए टर्म यूज होगा मोनोसियस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट,
as larval forms are present, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, यानी लार्वा होता है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रायो लार्वा बनेगा, फिर लार्वा मैच्योर करके एडल्ट फॉर्म में आएगा और तब वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। By budding, some can do fragmentation also, fragmentation and regeneration. अब आने होगा एग्जाम्पल्स क्लास वाइज। तो पहले हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन, फाइलम है, सिलेंटेरेटा, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, इसमें है हाइड्रा, ओबेलिया, फाइजलिया, इसे कहते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ओबेलिया को कहते हैं सी फर। क्लास 2, अच्छा क्लास 1 का नाम हाइड्रोजोआ, क्लास 2 का नाम साइफोजोआ, क्लास 3 का नाम एंथोजोआ। क्लास 2 के एनिमल्स आर कॉल्ड जेली फिशेस। They exist in medusa form predominantly. Example, rhizostoma, aurelia. क्लास 3 एंथोजोआ, इसमें एग्जाम्पल है पेनाटुला, इसे कहते हैं सी पेन, गॉर्गोनिया, इसे कहते हैं सी फैन, मेंड्रीना, इन्हें कहते हैं ब्रेन कोरल, कोरालियम, इन्हें कहते हैं रेड कोरल। लिखना पड़ेगा। मूंगा, कोरल को हिंदी में मूंगा कहते हैं हम लोग।
ठीक है, ऊपर मिटा दे। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका। अब इनके एग्जाम्पल्स देखिए, टाइम बाय टाइम, है ना, एग्जाम्पल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। अगर इसे ठीक से याद नहीं रखिएगा, ओवरलैपिंग होता है बहुत बार, इसका उसमें उसका इसमें चला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन से अगर कहीं क्वेश्चन पूछना रहा, या तो कंपैरिजन में पूछता है, या फिर एग्जाम्पल का नाम देके फाइलम का प्रॉपर्टी पूछता है। तो जब तक आपको एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा कि इस फाइलम को बिलोंग कर रहा है कम से कम, तब तक ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, याद रखिए। अगला हम लोग को देखना है फाइलम टीनोफोरा, जिसे कोम्ब जेली भी कहते हैं। नंबर 1, जनरल प्रॉपर्टीज। इसमें पहला हम लोग लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन सिमेट्री, then segmentation, then number of germinal layers, then coelom and notochord। इसमें ऑफ कोर्स नोटोकॉर्ड क्या होंगे, एब्सेंट, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं केवल और केवल किस पर रहता है, कॉर्डेट में, नोटोकॉर्ड। सीलोम एब्सेंट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बनता ही नहीं है, होना ही नहीं है। नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, ये भी डिप्लोब्लास्टिक। सेगमेंटेशन सवाल ही नहीं होता है, एब्सेंट। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, radial symmetry, and level of organization just like the coelenterate, it is also tissue level organization। ये सभी प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक द coelenterata है, और ये कारण था कि पहले इसे एक सब क्लास के रूप में coelenterata में रखा गया था, लेकिन इसके कुछ फीचर्स coelenterata के बाकी एनिमल से थोड़ा ज्यादा एडवांस था, ठीक है, और उसी वजह से इसे अलग इंडिपेंडेंट फाइलम बना दिया, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन में लगातार अपग्रेडेशन, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थॉट्स आते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो इंफॉर्मेशन बेस है समय के साथ एक्सपैंड करता है, और ज्यादा डेवलपमेंट होता है, और ज्यादा चीजें हमें पता चलती हैं। तो इसलिए जहां पे डाउट और कंफ्यूजन था किसी कारण से, वो कंफ्यूजन दूर होते हैं, तो हम लोग परफेक्शन की ओर जाते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज के आधार पे ये लगा कि नहीं, टीनोफोरा को अलग कर देना चाहिए, इसलिए टीनोफोरा को अलग फाइलम का स्टेटस मिला। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, इसका हैबिटेट, यानी इनका वासस्थान, रहने की जगह, एक्सक्लूसिवली मैरीन, और इसी में सब बात समा गया, एक्वेटिक होगा तभी तो मैरीन होगा। ये एनिमल एक्वेटिक होते हैं, और स्पेशली मैरीन, कोई भी इसका फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं होता, ठीक है। यहीं तक रखिए, उसके बाद अगली क्लास में।